हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको साइंस एंड साइंटिफिक मेथड्स के बारे में बताने जा रही हूँ। विज्ञान क्या है? वह व्यवस्थित ज्ञान या विधा है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग के द्वारा प्राप्त होता है। विज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान की ऐसी शाखा के लिए किया जाता है जो तथ्य, सिद्धांत और परिकल्पना से स्थापित तरीकों का प्रयोग जिसमें होता है। विज्ञान किसी भी वस्तु के बारे में विस्तृत रूप से किया गया गहन अध्ययन है। अतः किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करना और जानकारी को सही तरीके से लागू करना एवं किसी भी वस्तु का सही अवलोकन, विश्लेषण करना ही विज्ञान है। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान के बगैर अपने जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। टीवी, सिनेमा, मोबाइल, ईमेल, एसएमएस या कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, अगर हम कहें कि विज्ञान के बगैर संभव है तो यह कहना गलत होगा, क्योंकि विज्ञान के बगैर ये सारी चीज़ें असंभव हैं। अगर हम टीवी देख रहे हैं तो भी यह एक विज्ञान की वजह से ही है। हम एलसीडी में कुछ भी देखते हैं तो यह विज्ञान की वजह से देखते हैं। यदि हम पानी पीते हैं और पानी का डाइजेस्ट होना, खाना खाते हैं, खाना का डाइजेस्ट होना भी एक विज्ञान पर डिपेंड करता है। इसमें खाद्य विज्ञान काम करता है। विज्ञान दो अक्षरों से मिलकर बना है, वी धन ज्ञान। वी मतलब विशेष और ज्ञान मतलब विशेष रूप से हासिल किया गया ज्ञान। विज्ञान के बगैर जीवन असंभव है। विज्ञान की परिभाषा यदि हम देखें तो हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान का ही एक नाम है। व्यवस्थित ज्ञान का नाम ही विज्ञान है। थॉमस हक्सले के अनुसार विज्ञान और कुछ नहीं बल्कि प्रशिक्षित और सुव्यवस्थित बुद्धि है। जी.एन. लेविस की परिभाषा के अनुसार विज्ञान अनुभवों का व्यवस्थित वर्गीकरण है। जे.डी. सेंटिलाना के अनुसार विकसित बोध, व्याख्यायित मनसा और सहज बुद्धि की स्पष्ट अभिव्यक्ति विज्ञान है। तो कुल मिलाकर विज्ञान की एक ऐसी परिभाषा दी गई। इसके अनुसार अगर हम देखें तो विज्ञान ज्ञान का एक ऐसा विभाग है जिसमें खोजबीन के नतीजों को तर्कपूर्ण ढंग से परिकल्पनाओं और सामान्य नियमों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। विज्ञान के कई उदाहरण हैं। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के कई उदाहरण हैं। अगर हम देखें तो जैसे बादल का गरजना, बिजली का चमकना, आसमान में इंद्रधनुष का बनना, ऐसे कई उदाहरण हम रोजाना देखते हैं। वर्षा का होना, ये सारे जो भी उदाहरण हैं ये विज्ञान के ही उदाहरण हैं। हमारे भोजन का पाचन होना, हमारे शरीर के अंदर की क्रियाएं और जो भी टीवी देखना, मोबाइल चलाना, इन सब में विज्ञान का बहुत बड़ा रोल है। विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी कई शाखाएं हैं। आइए हम कुछ शाखाओं पर बात करते हैं। एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित शाखा है। एस्ट्रोलॉजी, यह मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन करने में सहायक होती है। एंथ्रोपोलॉजी, इस शाखा में मानव के इतिहास, रीति रिवाज, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी, खगोल पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। सिरेमिक्स से आप जैसे जानते ही होंगे, सिरेमिक्स मतलब चीनी मिट्टी से बर्तन। तो चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तनों का अध्ययन सिरेमिक्स शाखा के अंतर्गत किया जाता है। कीमोथेरेपी मीन्स यह रेडियो एक्टिव तत्वों के थ्रू इसमें उपचार किया जाता है। मीन्स रासायनिक यौगिकों के थ्रू इसमें उपचार किया जाता है। और कैंसर के इलाज के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी होती है समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली एक शाखा है। क्रायोजेनिक्स, यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों और नियंत्रण का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इकोलॉजी, वनस्पतियों, प्राणियों के पर्यावरण और प्रकृति से संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी में किया जाता है। विज्ञान की शाखाएं। एंटोमोलॉजी, जंतु विज्ञान की यह शाखा कीट पतंगों का अध्ययन में सहायक है।
एपिडेमियोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की यह शाखा महामारी और उनके उपचारों में सहायक है। एक्स बायोलॉजी पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों उपग्रहों पर जीवन का अध्ययन और जीवन से संबंधित तथ्यों का पता लगाने के लिए जिस शाखा का प्रयोग किया जाता है उसे एक्स बायोलॉजी शाखा कहा जाता है। जियोलॉजी भूगर्भ संबंधी अध्ययन, बनावट, संरचना आदि का अध्ययन जो किया जाता है वो जियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। हाइड्रोपैथी पानी के द्वारा रोगों की चिकित्सा हाइड्रोपैथी में की जाती है। जीनेटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का वर्णन जीनेटोलॉजी में किया जाता है। हॉर्टिकल्चर फल फूल सब्जी बागवानी पुष्पों का अध्ययन, कैसे खेती करना है और किन्हें कीटनाशकों से कैसे बचाना है, कीटनाशक नहीं कीटों से कैसे बचाना है आदि के बारे में ये हॉर्टिकल्चर शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रो से मतलब होता है खगोलीय और फिजिक्स मतलब भौतिकी, मतलब खगोलीय भौतिकी। इसमें नक्षत्रों के भौतिक रूप से जुड़े हुए खगोलीय का अध्ययन किया जाता है। कैलिस्थोनिक्स शारीरिक सौंदर्य शक्तिवर्धक व्यायाम का ज्ञान देती है। कैलिस्थोनिक्स जो होती है शारीरिक सौंदर्य और शारीरिक व्यायाम से संबंधित, कैलिस्थोनिक मतलब कैल्शियम से रिलेटेड, मतलब अपनी हड्डियों से रिलेटेड एक ये शब्द है जिसमें शक्तिवर्धक व्यायाम मतलब जिस हड्डियों में शक्ति आए जिससे ऐसा व्यायाम और शारीरिक सौंदर्य बढ़े ऐसी शाखा है इससे हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। आर्कियोलॉजी मीन्स पुरातत्व संबंधी विज्ञान जो होता है वो आर्कियोलॉजी विज्ञान कहलाया जाता है और इसमें पुरातत्व से संबंधित अभिलेख और जो भी ताम्रपत्र आदि का जो भी अध्ययन किया जाता है वो आर्कियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अब हम वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर बात करेंगे। वैज्ञानिक पद्धति क्या है? वैज्ञानिक पद्धति एक दिशा निर्देश, एक गाइड के रूप में किसी भी रिसर्च को करने में हमारी मदद करती है। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही हम ये जान सकते हैं कि हमें कोई भी रिसर्च करना है तो सबसे पहले क्या करना है और कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, उसके बाद का स्टेप क्या होगा, उसके बाद हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही पता चलती हैं। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा हम कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट बना सकते हैं, किसी भी विषय में गंभीर रिसर्च कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी विषय के बारे में डीपली रूप से या ज़्यादा गहराई में जाकर अध्ययन करना है तो हम वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के चरण कौन कौन से हैं तो देखिए, तो सबसे पहले तो एक प्रश्न होता है, उस प्रश्न को लेकर हम उसको ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। प्रश्न फिर अवधारणा बनाते हैं, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट बनाते हैं। अवधारणा लेकर फिर पूर्वानुमान करते हैं, मतलब एक हाइपोथेसिस लेते हैं। हाइपोथेसिस की उसका फिर प्रयोग करते, फिर हाइपोथेसिस लगाने के बाद हम प्रयोग करते हैं। हाइपोथेसिस परिणाम में पूर्वानुमान में क्या होता है, हाँ और नहीं का वो रहता है। अगर हाँ होता है तो परिणाम को हम प्रकाशित कर देते हैं और नहीं होता तो फिर से हम कॉन्सेप्ट पर, अवधारणा के पर चल ले जाते हैं। तो एक हाइपोथेसिस का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले एक प्रश्न बनाए, उसके बाद अवधारणा बनाए, फिर पूर्वानुमान करें, फिर प्रयोग करते हैं, देन परिणाम पूर्वानुमान, और यदि ये हाँ है तो परिणाम प्रकाशित और ना है तो अवधारणा बनाकर फिर से स्टार्ट करते हैं। प्रमुख वैज्ञानिक विधियाँ: निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन मतलब देखना, किसी भी चीज़ को देखना, ऑब्जर्व करना। किसी वस्तु या घटना का अध्ययन करना ही ध्यानपूर्वक निरीक्षण है। यह निरीक्षण दूरदर्शी माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है। वर्णन, डिस्क्रिप्शन। निरीक्षण कर लेने के उपरांत निरीक्षित वस्तु या घटना का सही वर्णन लिखना वर्णन कहलाता है। मतलब हमने निरीक्षण तो कर लिया, हमने माइक्रोस्कोप में देख लिया कितने बैक्टीरिया हैं, किस चीज़ के बैक्टीरिया हैं, उसके बाद हमने उसका वर्णन एक कॉपी में लिख लिया। उसके बाद आता है कार्य, कारण और विवेचन। अब हम सोचते हैं हमने निरीक्षण किया, वर्णन लिखा, अब हम कॉज एंड इफेक्ट को देखेंगे। तो किसी भी घटना के घटित होने का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, बिना कारण की कोई घटना घटित नहीं होती है। यदि दूध फटता है तो उसमें बैक्टीरिया
का मेन रोल होता है। अब वो बैक्टीरिया हमने ऑब्जर्व किए, हमने माइक्रोस्कोप से देखे और हमने कॉपी में लिख लिया कि दूध फटा है, इस बैक्टीरिया की वजह से दूध हमारा फट गया है, ये हमने लिख लिया। तो ये कॉज एंड इफेक्ट मतलब कारण था, इसलिए ये घटना घटित हुई। अब आता है प्रयोगीकरण, एक्सपेरिमेंटेशन। अब प्रयोग के बिना किसी भी घटना को अंजाम देना असंभव है, गहराई से जानना भी असंभव है। प्राचीन समय में प्रयोग के अभाव में ही किसी भी घटना या विज्ञान के क्षेत्र में कोई उन्नति नहीं हो पाई थी, लेकिन आजकल हम प्रयोग करके विज्ञान को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं और विज्ञान प्रगति कर रहा है। प्रयोग मतलब हम रासायनिक प्रयोग भी करते हैं, भौतिक प्रयोग भी करते हैं, मतलब सारे अलग अलग विज्ञान की जो शाखाएं होती हैं उसमें प्रयोग करके ही आगे बढ़ते हैं। परिकल्पना, हाइपोथेसिस। परिकल्पना के बिना विज्ञान के तथ्य अधूरे हैं। किसी भी वैज्ञानिक शोध को शुरू करने से पहले एक परिकल्पना मानी जाती है, हाइपोथेसिस मानी जाती है। हाइपोथेसिस दो प्रकार की होती है, एक नल हाइपोथेसिस, दूसरी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यदि एक्सेप्टेड होती है तो हम आगे रिसर्च को सही मानते हैं और ये रिजेक्टेड होती है तो हमारी रिसर्च को हम फिर से दोबारा स्टार्ट करते हैं। आगमन, जब किसी वर्ग के कुछ सदस्यों के गुण ज्ञात हो तो उनके आधार पर उस वर्ग विशेष के गुणों के बारे में अनुमान लगाना आगमन कहलाता है। सपोज अगर हम देखें, मनुष्य मननशील प्राणी है, मनुष्य एक क्या है, एक सदस्य है, एक ग्रुप है, तो उसके आधार पर हम कहेंगे कि सभी मनुष्य मननशील प्राणी हैं। निगमन में आगमन का जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट उल्टा होता है। इसमें किसी वर्ग विशेष के गुणों के आधार पर उस वर्ग के सदस्यों के गुणों के बारे में अनुमान लगाया जाता है। उदाहरण के लिए का मीन्स एक आदमी है का जो मननशील है, तो अब हम कहेंगे कि सारे मनुष्य मननशील हैं। गणित और प्रतिरूप, बहुत सी बातों को समझने के लिए एक प्रतिरूप या मॉडल की आवश्यकता होती है और मॉडल के द्वारा किसी वस्तु के बारे में आंतरिक रचना, अणुओं का संगठन इत्यादि के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। गणित के सूत्रों के द्वारा तथ्यों की जांच और आंकड़ों के परीक्षण में मदद मिलती है। डाटा एनालिसिस के लिए हम मैथ्स के फॉर्मूला और मैथ्स के सूत्र ही यूज में लाते हैं, इनके बगैर डाटा एनालिसिस करना असंभव होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अगर हम देखें तो एक साइंटिफिक व्यू से कोई भी साइंटिस्ट होता है वो अपनी पूरी सच्चाई और निष्पक्ष रूप से पक्षपात रहित अपने तर्कों को पूरी ईमानदारी के साथ जनता के सामने रखता है और वह उसका एक नज़रिया होता है। इस नज़रिए को ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा जाता है। तो वैज्ञानिक विधियों के अगर हम देखें तो कैसा होता है, सबसे पहले मेक ऑब्जर्वेशन किए, रिसर्च किए, डिफाइन हाइपोथेसिस लगाए, गैदर डाटा कलेक्ट किए, एनालाइज डाटा को एनालाइज किए, ड्रॉ कंक्लूजन आफ्टर इंटरप्रेटिंग डाटा, फिर कंक्लूजन निकाले डाटा इंटरप्रेट करने के बाद, शेयर रिजल्ट विद अदर साइंटिस्ट, फिर जो रिजल्ट निकलता है अदर साइंटिस्ट के साथ हम उसको शेयर करते हैं और फिर रिपीट एक्सपेरिमेंट, देन उस पर बार बार रिसर्च कर सकते हैं। आगे भी कई बार रिसर्च होती है। धन्यवाद।